नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ख्याली दुनिया में। आज हम एक ऐसी जादुई और रोमांचक कहानी के साथ आपके सामने आए हैं, जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगी। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स एक अद्भुत प्रेम कहानी है, जहां जिन्नों और इंसानों की दुनिया आपस में मिलती है और प्यार, रहस्य और जादू की सृष्टि होती है। इस कहानी में एक इंसान लड़की और एक जिन के बीच एक गहरी प्रेम कहानी छिपी है, जो एक दूसरे के असली पहचान से अनजान है। क्या होगा जब उनका प्यार और उनकी किस्मत उन्हें एक नए रास्ते पर ले जाएगी? जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। तो आइए, ख्याली दुनिया में इस अद्भुत कहानी के साथ अपने सपनों की उड़ान भरिए। चैप्टर 11 काले जादू के परिणाम। रविंद्र और अनाया की शादी के कुछ ही दिनों बाद कमिनी द्वारा किए गए काले जादू का असर अनाया पर और अधिक स्पष्ट होने लगा। हर सुबह उसकी आंखें भारी लगती, जैसे वह कोई गहरी और डरावनी नींद से जागी हो। उसके सपने अब केवल काले धुंधलके से भरे होते, जिसमें परछाइयां उसे बुलाती, डराती और कभी कभी उसे कहीं बांधकर छोड़ देती। अनाया का शरीर कमजोर होने लगा था। जहां पहले उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर ताजगी थी, अब वहां थकान और पीड़ा की लकीरें थीं। उसके हाथों की त्वचा पर अजीब से निशान बनने लगे, जैसे किसी अदृश्य रस्सी ने उसे जकड़ा हो। मनोवैज्ञानिक रूप से भी वह खुद को अकेला महसूस करने लगी। रविंद्र के कठोर और अपमानजनक व्यवहार ने उसकी हालत और खराब कर दी। उसका ध्यान अब छोटी छोटी चीजों में खोने लगा। खाने का स्वाद फीका लगता और कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि उसके खाने में कुछ मिलाया गया है। उसकी यादें भी धुंधली होने लगी। उसे अपने आसपास की घटनाओं और बातचीत का सही सही अंदाजा नहीं होता। कमिनी, जो अपने कमरे में बैठकर इस बदलाव को देख रही थी, हर पल खुश हो रही थी। उसने रविंद्र को बताया, अब वो पूरी तरह हमारे वश में आ जाएगी। तुम्हें बस उसकी कमजोरी का फायदा उठाना है। धीरे धीरे उसे इतना तोड़ दो कि वह खुद को भी भूल जाए। रविंद्र ने ठहाका लगाया और कहा, मैं तो उसे पहले ही काबू में कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारा ये जादू सच में कमाल का है। अब तो उसका अंत निश्चित है। दूसरी ओर ईशान की चिंता बढ़ने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। हर बार जब वह अनाया से मिलता, उसकी आंखों में दर्द और उसके शरीर में कमजोरी उसे साफ दिखाई देती। ये सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, कुछ और ही बात है, उसने अपने आप से कहा। ईशान ने अपने दोस्त कबीर से बात की। कबीर, मुझे यकीन है कि अनाया पर काले जादू का असर है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। मुझे कुछ करना होगा, कबीर ने गहरी आवाज में कहा। तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। कमिनी और रविंद्र ने बहुत खतरनाक योजना बनाई है। अनाया खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार जब वह कुछ सकारात्मक सोचने की कोशिश करती, उसका मन जैसे किसी अदृश्य ताकत द्वारा जकड़ लिया जाता। मैं इतनी कमजोर क्यों महसूस कर रही हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? वो खुद से सवाल करती। एक रात, जब वह अपनी बालकनी में बैठी थी, अचानक हवा का झोंका आया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि काले जादू का असर उसकी आत्मा तक पहुंचने लगा है। हर रात अनाया को डरावने सपने आते। एक बार उसने देखा कि वह एक गहरे जंगल में है, जहां चारों ओर आग लगी हुई है। पेड़ जले हुए थे और उसके पैरों के नीचे जमीन गर्म थी। अचानक एक परछाई उसके सामने आई और कहा, तुम बच नहीं सकती, तुम्हारी आत्मा अब हमारी है। वह चीख पड़ी और जाग गई। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। वह बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। दिन ब दिन काले जादू का असर इतना बढ़ गया कि अनाया को अपने आप पर से नियंत्रण खोने लगा। वह अक्सर अपने कमरे में बंद रहती और किसी से बात करने का मन नहीं करता। उसे ऐसा महसूस होता कि हर चीज उसे निगलने की कोशिश कर रही है। ईशान ने एक दिन उससे पूछा, अनाया, क्या तुम ठीक हो? अनाया ने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं पता ईशान, मैं खुद को खो रही हूँ। ईशान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
काले जादू का असर अब इतना बढ़ चुका था कि अनाया का मन और शरीर धीरे धीरे टूट रहा था, लेकिन उसकी आत्मा में अभी भी एक चिंगारी बाकी थी, जो लड़ाई करने के लिए तैयार थी। दूसरी ओर ईशान ने अपनी ताकतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वह जानता था कि अनाया को बचाने के लिए उसे जल्द ही बड़ा कदम उठाना होगा। ईशान का संघर्ष शुरू होता है और वह अनाया को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने की तैयारी करता है। अनाया की बिगड़ती हालत को देखकर ईशान का दिल बेचैन हो गया था। वह जानता था कि कमिनी और रविंद्र ने जो खेल खेला है, वह केवल एक साधारण साजिश नहीं है। काले जादू के प्रभाव को तोड़ने के लिए उसे कुछ असामान्य करना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ईशान ने सबसे पहले अनाया के आसपास के माहौल का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। उसने देखा कि जिस कमरे में अनाया सबसे ज्यादा समय बिताती है, वहां अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा थी। उसने महसूस किया कि कमरे की दीवारों पर कुछ अदृश्य निशान थे। एक दिन जब सभी लोग घर से बाहर थे, ईशान ने उस कमरे की तलाशी ली। वहां उसे एक छुपा हुआ ताबीज मिला, जो किसी गहरे और खतरनाक काले जादू का हिस्सा था। ताबीज पर अजीब से अक्षर खुदे हुए थे, जिन्हें ईशान समझ नहीं पाया। लेकिन उसने ये जान लिया कि यह ताबीज ही अनाया की हालत बिगाड़ने का मुख्य कारण है। ईशान जानता था कि काले जादू को तोड़ने के लिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी होगी, जो इन चीजों का ज्ञान रखता हो। उसने अपने दोस्त कबीर से बात की। कबीर, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस ताबीज और जादू का रहस्य समझ सके। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, ईशान ने कहा। कबीर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं किसी को जानता हूँ। वह इस क्षेत्र का विशेषज्ञ है, लेकिन उससे संपर्क करना आसान नहीं है। कबीर के निर्देश पर ईशान एक दूरदराज के गांव गया, जहां एक रहस्यमय साधु रहते थे। साधु का नाम आचार्य विरज था। वो काले जादू और उसकी ऊर्जा को पहचानने और नष्ट करने में माहिर थे। ईशान ने आचार्य विरज से मिलकर अपनी समस्या बताई और ताबीज दिखाया। आचार्य ने ताबीज को देखकर कहा, यह एक दुर्लभ और खतरनाक जादू का हिस्सा है। इसे तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम पूरी लगन और हिम्मत से मेरा साथ दो, तो हम इसे खत्म कर सकते हैं। ईशान ने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। आचार्य ने उसे समझाया कि इस जादू को तोड़ने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। लेकिन इस अनुष्ठान में ईशान को अपनी आत्मा की गहराइयों में जाना होगा और अनाया के साथ मानसिक रूप से जुड़ना होगा। यह अनुष्ठान खतरनाक है। अगर तुमने जरा भी गलती की, तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, आचार्य ने चेतावनी दी। ईशान ने दृढ़ता से कहा, अगर अनाया को बचाने के लिए मेरी जान भी जाए, तो मैं तैयार हूँ। आचार्य विरज ने ईशान को पहले अनुष्ठान के लिए तैयार किया। ईशान को अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान और साधना करनी पड़ी। इस दौरान ईशान ने कबीर से कहा, कबीर, तुम घर पर नजर रखो। कमिनी और रविंद्र को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। कबीर ने वादा किया कि वह हर स्थिति पर नजर रखेगा। दूसरी ओर कमिनी को ईशान की बढ़ती बेचैनी का एहसास हो गया था। उसने रविंद्र से कहा, मुझे शक है कि ईशान कुछ कर रहा है। हमें उसे रोकना होगा। रविंद्र ने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन कमिनी की तीक्ष्ण दृष्टि से बच नहीं सका। मैं ईशान पर नजर रखूंगी। अगर उसने हमारे काम में बाधा डालने की कोशिश की, तो मैं उसे भी बर्बाद कर दूंगी, कमिनी ने कहा। ईशान ने आचार्य विरज के साथ मिलकर अनुष्ठान शुरू किया। उन्हें एक गुप्त स्थान पर जाकर यह प्रक्रिया करनी पड़ी, जहां कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो सके। अनुष्ठान के दौरान ईशान ने अपनी आंखें बंद की और अनाया की आत्मा से जुड़ने की कोशिश की। उसने अपने मन में अनाया की छवि को बार बार दोहराया और कहा, अनाया, मैं तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकालूंगा। तुम हार नहीं सकती। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह अनाया के मन की गहराइयों तक पहुंच रहा है। लेकिन इसी बीच ताबीज की नकारात्मक ऊर्जा ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। ईशान का शरीर कांपने लगा और उसे लगा जैसे वह आग में जल रहा हो। आचार्य विरज ने उसे प्रेरित किया, डर मत, तुम्हें इसे हराना होगा। अपनी ताकत पर विश्वास करो। ईशान ने पूरी ताकत लगाई और उस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे धकेल दिया। अनुष्ठान के अंत में ईशान को महसूस हुआ कि उसने पहली बाधा पार कर ली है। आचार्य ने कहा, तुमने अच्छा किया, लेकिन ये केवल शुरुआत है। अब तुम्हें अनाया को इस जाल से पूरी तरह मुक्त करने के लिए उसके करीब रहकर काम करना होगा। ईशान की इस कोशिश से अनाया की हालत में हल्का सुधार हुआ। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही है। हालांकि कमिनी और रविंद्र के जाल से पूरी तरह बाहर निकलने में अभी समय लगने वाला था।
ईशान अपनी नई रणनीति के तहत अनाया को बचाने के लिए घर में कमिनी और रविंद्र की हर चाल का पर्दाफाश करने की तैयारी करता है। रविंद्र, जो बाहरी दुनिया के लिए एक सभ्य और सम्मानित व्यक्ति था, अंदर से एक घिनौनी और चालाक व्यक्तित्व का मालिक था। उसकी आंखों में बस लालच, स्वार्थ और छल की परछाई थी। कमिनी के साथ मिलकर उसने न केवल अनाया की जिंदगी को नर्क बनाया था, बल्कि अपने फायदे के लिए कई मासूम जिंदगियों को तबाह कर दिया था। रविंद्र के अतीत के कई राज थे जो उसने दुनिया से छिपा रखे थे। उसकी जिंदगी में पहली बार बुरा कदम तब शुरू हुआ जब उसने अपने व्यापार में नुकसान से बचने के लिए धोखाधड़ी की। उसने कई लोगों को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया और उनके पैसे हड़प लिए। लेकिन सबसे बड़ा घोटाला उसने तब किया जब उसने एक बड़ी संपत्ति हथियाने के लिए अपने ही दोस्त को धोखा दिया। इस घटना के बाद से रविंद्र का स्वभाव और भी क्रूर हो गया। अब उसे केवल पैसा और ताकत चाहिए थी, चाहे इसके लिए उसे किसी की भी जिंदगी बर्बाद करनी पड़े। रविंद्र और कमिनी ने अनाया के खिलाफ साजिश रचते हुए सोचा था कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से इतना कमजोर कर देंगे कि वह खुद ही उनके सामने झुक जाएगी। लेकिन अनाया की अंदरूनी ताकत ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वह इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है। ये लड़की मेरी योजनाओं के बीच में आ रही है, रविंद्र ने कमिनी से कहा। हमारी हर चाल को ये बेकार कर देती है। अब इसे खत्म करना ही होगा। कमिनी ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें बस सही समय पर वार करना होगा। ये लड़की हमारी बनावट से बाहर नहीं जा सकती। ईशान ने महसूस किया कि रविंद्र के इरादे और भी खतरनाक हो रहे हैं। उसने रविंद्र के अतीत की तहकीकात शुरू की। उसने कुछ पुराने दस्तावेज और सबूत जुटाए जिनसे पता चला कि रविंद्र ने अपनी पहली पत्नी को भी धोखा दिया था। यह आदमी सिर्फ एक धोखेबाज नहीं, बल्कि एक हत्यारा भी है, ईशान ने खुद से कहा। उसे ये भी पता चला कि रविंद्र ने कमिनी से शादी केवल उसके पैसे और संपत्ति के लिए की थी। एक दिन ईशान ने रविंद्र को उसकी असली चालाकियों के बारे में आमने सामने चुनौती दी। रविंद्र, तुम्हारी साजिशें अब और नहीं चलेंगी। मैंने तुम्हारा अतीत जान लिया है। तुम्हारी असलियत जल्द सबके सामने आएगी। रविंद्र ने हंसते हुए कहा। तुम मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं हमेशा जीतता आया हूँ और अब भी जीतूंगा। ईशान की बढ़ती सक्रियता से कमिनी और रविंद्र के बीच तनाव बढ़ने लगा। कमिनी ने रविंद्र से सवाल किया। तुम्हारी हरकतें अब हमारी योजनाओं को खतरे में डाल रही हैं। अगर ईशान ने सब कुछ उजागर कर दिया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। रविंद्र ने गुस्से में जवाब दिया। तुम्हें बस अपना काम करना है। मुझे किसी की परवाह नहीं। रविंद्र ने तय किया कि अब समय आ गया है कि वो आखिरी वार करे। उसने सोचा कि अगर अनाया को उसकी शादी से पहले खत्म कर दिया जाए तो उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हट जाएगी। लेकिन इस बार ईशान सतर्क था। उसने रविंद्र के इरादों को पहले ही भांप लिया और उसकी हर चाल को नाकाम करने की योजना बनाई। ईशान ने कमिनी और रविंद्र की साजिशों को खत्म करने के लिए अपने कदम तेज कर दिए। वह अनाया को बचाने और सच्चाई उजागर करने के लिए एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी करता है। अनाया के भीतर कुछ ऐसा था जिसे वह खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे उसके अंदर कोई शक्ति छिपी हो जो बाहर आने का इंतजार कर रही हो। बचपन से ही उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा था जो सामान्य नहीं थीं। कभी कभी उसकी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती थीं कि वह अपने आसपास के माहौल को बदलने लगती थीं। शादी की घोषणा के बाद अनाया को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को अंधेरे में खड़ा देखती थी, लेकिन उसके सामने एक उजाला धीरे धीरे फैलता था। उस उजाले से एक मधुर लेकिन रहस्यमय आवाज आती थी। अनाया, ये समय है जागने का। तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति तुम्हें अपने भाग्य को बदलने का मार्ग दिखाएगी। अनाया इन सपनों से परेशान थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ये सपने उसे किसी बड़े सच का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। एक दिन जब कमिनी ने उसे अपमानित करने की कोशिश की, तो अनाया का गुस्सा अचानक से इतना बढ़ गया कि कमरे में रखी दीवार घड़ी जमीन पर गिरकर टूट गई। कमरे में हवा भारी हो गई और कमिनी के चेहरे पर अजीब सी घबराहट दिखी। ये सब क्या था? कमिनी ने खुद से कहा। उसे महसूस हुआ कि अनाया केवल एक साधारण लड़की नहीं है। अनाया को अपनी आत्मा में हो रहे बदलाव का एहसास तब हुआ जब उसने ध्यान करना शुरू किया। एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेले बैठी थी, तो उसने महसूस किया कि उसकी हथेलियों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही है। यह क्या हो रहा है? अनाया ने हैरान होकर खुद से कहा। वह घबराई हुई थी, लेकिन अंदर से उसे शांति का अनुभव हो रहा था। ये पहली बार था जब उसने अपनी अदृश्य ताकतों को महसूस किया। अनाया को धीरे धीरे याद आने लगा कि उसके बचपन में उसकी माँ ने उससे कुछ रहस्यमयी बातें की थीं। तुम खास हो, अनाया।
तुम्हारे अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। एक दिन तुम्हें अपने भाग्य को खुद बदलना होगा। उसकी माँ की आवाज अनाया के कानों में गूंजने लगी। ये याद उसे समझा गई कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो उसे काले जादू और रविंद्र जैसे खतरनाक लोगों से बचा सकती हैं। जब रविंद्र और कमिनी ने उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की, तो अनाया ने पहली बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसकी हथेलियों से निकलती रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। रविंद्र और कमिनी घबरा गए, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। ये लड़की तो और भी खतरनाक है जितना हमने सोचा था, रविंद्र ने कमिनी से कहा। हमें इसे खत्म करने के लिए काले जादू का सहारा लेना होगा, कमिनी ने उत्तर दिया। अनाया को अब ये समझ में आ गया था कि उसके पास जो ताकतें हैं, वे केवल उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए भी हैं। उसने खुद से कहा, अब मैं इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करूंगी। मुझे अपने डर पर काबू पाना होगा और उन सभी को सबक सिखाना होगा जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। अनाया अपनी शक्तियों को पहचानने और उन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ईशान से मदद लेती है। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं जो रविंद्र और कमिनी की चालों को नाकाम कर देगा। अनाया की जिंदगी हमेशा से उलझनों से भरी रही थी। उसकी माँ की बातें, उसके सपने और उसके अंदर की अद्भुत शक्तियाँ, सबने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसका अतीत साधारण नहीं था। पर जो बातें अब तक अनदेखी थीं, वे धीरे धीरे सामने आने लगीं। एक दिन, जब अनाया अपनी माँ की अलमारी को साफ कर रही थी, उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, अनन्या का सच। डायरी देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से उसे खोला। डायरी के पहले पन्ने पर उसकी माँ ने लिखा था, अनाया, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो, तो इसका मतलब है कि तुम उस सच को जानने के लिए तैयार हो, जिसे मैंने अब तक छिपाया है। तुम्हारी जिंदगी एक साधारण कहानी नहीं है। तुम बहुत खास हो। डायरी के हर पन्ने पर एक नई कहानी थी। अनाया को पता चला कि उसकी माँ अनन्या एक साधारण महिला नहीं थी। वह जिन लोग की रानी थी, जो अपने लोगों के खिलाफ षड्यंत्र के चलते धरती पर छुपने के लिए मजबूर हुई थी। अनन्या ने लिखा था, मैंने जिन लोग को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ के कुछ लोग मुझे और तुम्हारे पिता को खत्म करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए धरती पर आने का फैसला किया। लेकिन वे लोग हमें यहाँ भी चैन से जीने नहीं देंगे। अनाया को समझ में आ गया कि उसकी माँ ने अपनी शक्तियों को छिपाने के लिए सामान्य जिंदगी चुनी थी। डायरी में एक और चौंकाने वाला रहस्य छिपा था। अनाया के पिता देवेंद्र केवल एक साधारण इंसान नहीं थे। वह जिन लोग के सबसे शक्तिशाली राजा थे, जिनकी ताकत का डर हर किसी को था। तुम्हारे पिता, देवेंद्र, एक वीर और न्यायप्रिय राजा थे। लेकिन उनकी शक्ति और लोकप्रियता कुछ लोगों को खटकने लगी थी। उन्होंने तुम्हारे पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचा और हमें अलग कर दिया। अनाया की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसे अपने पिता के साथ बिताए वो पल याद आए, जब उन्होंने उसे बताया था कि वो बहुत खास है। अनाया ने खुद से सवाल किए, क्या उसकी शक्तियां उसी के माता पिता से आई हैं? क्या उसे जिन लोग वापस जाना होगा? उसकी माँ और पिता ने उसे जिन खतरों से बचाया, क्या अब वे खतरे वापस लौट आए हैं? डायरी के बीच में एक तस्वीर छिपी हुई थी। तस्वीर में अनन्या, देवेंद्र और एक छोटी सी बच्ची थी, अनाया। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमारी ताकत तुम्हारे साथ है, हमेशा। ये तस्वीर अनाया को यह एहसास दिला गई कि वह अकेली नहीं है। उसके माता पिता ने उसे जो ताकतें दी हैं, वे उसकी सबसे बड़ी ढाल और तलवार हैं। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक और चौंकाने वाली बात लिखी थी, अगर कभी तुम्हें एक साथी की जरूरत पड़े, तो ईशान पर भरोसा करना। वह तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त सहायक और रक्षक है। अनाया ने जब ये पढ़ा, तो उसे याद आया कि ईशान हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता है। डायरी पढ़ने के बाद अनाया के मन में अजीब सा आत्मविश्वास आ गया। उसे अब यकीन हो गया था कि वह अपनी शक्तियों और अपने अतीत को अपनाने के लिए तैयार है। उसने खुद से कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी सच्चाई को स्वीकार करूं और अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊं। अनाया डायरी के रहस्यों को ईशान के साथ साझा करती है। दोनों मिलकर अपने अतीत से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने और रविंद्र की चालों को रोकने के लिए एक नई योजना बनाते हैं। डायरी के रहस्यों को जानने के बाद अनाया का मन बेचैन था। ईशान का नाम डायरी में पढ़कर उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में ईशान का होना केवल एक संयोग नहीं था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में एक उलझन थी। क्या वह ईशान पर भरोसा कर सकती है? ईशान, जो हमेशा उसकी मदद के लिए आगे आया था, उसे लेकर अनाया के दिल में एक अलग सा भाव जागने लगा था।
वो उसकी ओर खिंचाव महसूस करती थी, लेकिन ये खिंचाव केवल कृतज्ञता थी या कुछ और, ये समझना उसके लिए कठिन था। एक रात चांदनी की रोशनी में अनाया ने ईशान को छत पर बुलाया। उसकी आंखों में संजीदगी थी और आवाज में हल्का सा कंपन। ईशान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, अनाया ने कहा। ईशान ने उसकी ओर देखा। पूछो, अनाया, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तुम्हारे बारे में मेरी माँ ने डायरी में लिखा था। उन्होंने कहा था कि तुम मेरे रक्षक हो। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, तुम सच में कौन हो और क्यों तुम हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हो। ईशान ने गहरी सांस ली। अनाया, मैं तुम्हें सच बताने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं केवल तुम्हारा साथी नहीं हूँ। मेरा जीवन और मेरी ताकतें तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं। बचपन से ही मेरा एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी रक्षा करना और तुम्हारे साथ खड़े रहना था। ईशान ने आगे कहा, मुझे जिन लोक के प्राचीन ज्ञानियों ने भेजा था, तुम्हारे माता पिता ने मुझ पर भरोसा किया था। लेकिन मैं केवल एक रक्षक नहीं हूँ, अनाया। मैं, उसके शब्द अधूरे रह गए। अनाया ने उसकी झिझक को भांपते हुए कहा, तुम क्या हो, ईशान? क्या तुम्हारा और मेरा रिश्ता केवल यही है कि तुम मेरी रक्षा करने आए हो, या? ईशान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई और ईमानदारी थी। अनाया, मेरा तुम्हारे प्रति जो भाव है, वो केवल कर्तव्य नहीं है। ये कुछ और है। लेकिन मैं इसे व्यक्त करने से डरता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ईशान की बात सुनकर अनाया चौंक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तो तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? उसने धीमे स्वर में पूछा। ईशान ने सिर झुका लिया। हाँ, अनाया, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, केवल तुम्हारा रक्षक बनकर नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनकर। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अभी हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। शायद ये समय नहीं है इन भावनाओं को व्यक्त करने का। अनाया ने उसकी ओर बढ़कर कहा, ईशान, मैं खुद नहीं जानती कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जब तुम मेरे पास होते हो, तो मुझे सुरक्षा और शांति का एहसास होता है। तुम्हारा होना मेरे लिए खास है। ईशान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हें कभी मेरे इरादों पर शक हो, तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करूंगा। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम मुझे अपना रक्षक मानो या कुछ और। उस रात के बाद अनाया और ईशान के बीच का रिश्ता एक नया मोड़ ले चुका था। वे दोनों एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करने लगे थे, लेकिन उन्होंने इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया। उनकी दोस्ती अब और भी गहरी हो गई थी। ईशान, जो पहले केवल उसकी मदद करता था, अब हर पल उसके साथ खड़ा रहने लगा। अनाया के दिल में एक कोना ईशान के लिए सुरक्षित हो गया था, लेकिन वह अपने एहसासों को लेकर अब भी संशय में थी। अनाया और ईशान अपने संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रविंद्र और कमिनी की नई योजनाएं उनके रिश्ते को चुनौती देती हैं। उनके रिश्ते की परीक्षा अब जल्द ही शुरू होने वाली थी। अनाया को अपनी माँ की डायरी पढ़ने के बाद जो सुराग मिले थे, उन्होंने उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ ला दी। डायरी में बार बार एक विशेष स्थान का उल्लेख था, जादुई दर्पण। वो दर्पण जो उसके अतीत और उसकी असली पहचान को प्रकट कर सकता था। ईशान ने उसे बताया कि ये दर्पण केवल जिन लोक के एक विशेष द्वार के माध्यम से ही पाया जा सकता है। लेकिन इस द्वार तक पहुंचने के लिए जादुई शक्ति और साहस दोनों की आवश्यकता थी। अनाया, यह आसान नहीं होगा, ईशान ने चेतावनी दी। ये दर्पण केवल वही देख सकता है, जो अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अनाया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। मुझे अपनी सच्चाई जाननी है, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उसने दृढ़ता से कहा। ईशान ने उसे जिन लोक की यात्रा के लिए तैयार किया। उसने उसे बताया कि यह जगह केवल जादुई द्वार से पहुंची जा सकती है, और इस द्वार को खोलने के लिए अनाया को अपने भीतर छिपी जादुई शक्ति का उपयोग करना होगा। ईशान ने अनाया को एक प्राचीन गुफा में ले जाया। गुफा के भीतर चारों ओर चमकती हुई रहस्यमयी लिपियां लिखी हुई थीं। यहाँ ध्यान केंद्रित करो, अनाया, ईशान ने कहा। अपने भीतर छिपी ताकत को महसूस करो। अनाया ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। उसकी हथेलियों से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी, जिसने गुफा की दीवारों पर लिखे मंत्रों को सक्रिय कर दिया। अचानक दीवारों पर बने चिन्ह जीवित हो गए और एक बड़ा द्वार प्रकट हुआ। द्वार के दूसरी ओर एक अलग ही दुनिया झलक रही थी, रंग बिरंगी रोशनी, अनोखे पेड़ पौधे और हवा में तैरते छोटे छोटे प्राणी। जैसे ही अनाया और ईशान ने उस द्वार को पार किया, वे एक नई दुनिया में आ गए। ये जगह किसी स्वप्न से कम नहीं थी।
आसमान में 2 चंद्रमा चमक रहे थे और जमीन पर बहता पानी इंद्रधनुष के रंगों में बदल रहा था। ये जिन लोक है, ईशान ने कहा। यहाँ हर चीज जादुई है, लेकिन यहाँ खतरे भी उतने ही अधिक हैं। हमें सावधान रहना होगा। जिन लोक में प्रवेश करते ही अनाया को अपनी पहली परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक विशाल प्राणी, जो अर्ध सिंह और अर्ध ड्रैगन जैसा दिखता था, उनके रास्ते में खड़ा हो गया। कौन हो तुम? प्राणी की गूंजती हुई आवाज आई। ईशान ने अनाया को पीछे खींचते हुए कहा, ये संग्राम रक्षक है। ये हमारी परीक्षा लेगा। इसे हराना हमारी कुंजी है। अनाया ने डर को किनारे रखकर अपनी शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने वही नीली रोशनी अपने हाथों में महसूस की और उसे उस प्राणी की ओर भेजा। लेकिन प्राणी और भी अधिक आक्रामक हो गया। ये शक्ति केवल तभी प्रभावी होगी जब तुम इसे दिल से नियंत्रित करोगी, ईशान ने समझाया। अनाया ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत किया। उसकी शक्ति अब और भी सशक्त होकर निकली और प्राणी को शांत कर दिया। तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली, प्राणी ने कहा। आगे बढ़ो। जिन लोक में आगे बढ़ते हुए वे आखिरकार उस स्थान पर पहुंचे जहां जादुई दर्पण रखा था। दर्पण एक विशाल, चमकदार झील के बीचों बीच स्थित था। ये दर्पण तुम्हें केवल सच्चाई दिखाएगा, ईशान ने कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। जैसे ही अनाया दर्पण के करीब गई, उसने उसमें अपनी परछाई देखी। धीरे धीरे दर्पण ने उसकी परछाई को एक कहानी में बदल दिया। उसने अपने असली माता पिता को देखा, उनकी हत्या, और अपनी मां को उसे बचाने के लिए जादू का उपयोग करते हुए देखा। दर्पण ने अनाया से कहा, तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बुराई से मुक्त करने के लिए है। तुम्हारा संघर्ष अभी शुरू हुआ है। अनाया ने ये सब देखकर अपनी आंखों में आंसू भर लिए। उसने अपनी आत्मा में एक नई शक्ति का संचार महसूस किया। अब वह अपनी पहचान के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को भी समझ चुकी थी। जिन लोक से लौटते समय ईशान ने अनाया से कहा, तुमने आज जो देखा वह केवल एक शुरुआत है। हमें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अनाया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब मैं तैयार हूँ। मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है, और इस बार मैं किसी से डरने वाली नहीं। अनाया और ईशान की जादुई यात्रा के बाद वे अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए नई रणनीतियां बनाते हैं। लेकिन क्या यह उनके रिश्ते को और करीब लाएगा या उन्हें अलग कर देगा? जैसे ही अनाया और ईशान जिन लोक से लौटे, कमिनी ने महसूस किया कि उनके इरादे अब और मजबूत हो चुके हैं। उसकी कुटिलता और क्रूरता ने उसे एक बार फिर अपनी चालें तेज करने पर मजबूर कर दिया। उसे यह एहसास था कि अब उसकी जीत अनाया की हार पर ही निर्भर है। कमिनी ने अपने पुराने सहयोगी काले जादू के गुरु अघोरेश्वर को बुलाया। मुझे उनकी ताकत को कमजोर करना होगा, कमिनी ने कहा। अनाया को उसके रास्ते से हटाना ही मेरा मकसद है। अघोरेश्वर ने उसे एक खतरनाक अनुष्ठान का सुझाव दिया, जिसमें अनाया की आत्मा को कमजोर किया जा सकता था। यह अनुष्ठान कठिन है, उसने कहा, लेकिन अगर सफल हो गया तो अनाया की जादुई शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। कमिनी ने रात के घनघोर अंधेरे में अनुष्ठान करना शुरू किया। उसने अपने आसपास दुर्लभ काले मोती, खून से सना कपड़ा और अघोरेश्वर द्वारा दी गई जादुई किताब को रखा। हे अंधकार के देवता, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, कमिनी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा। जैसे ही उसने अनुष्ठान शुरू किया, चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर शैतानी हंसी फैल गई। उसने अनाया की आत्मा पर हमला करने के लिए एक जादुई बल भेजा, जो धीरे धीरे अनाया की ऊर्जा को खींचने लगा। जिन लोक से लौटने के बाद अनाया ने अपने शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी ताकत खत्म हो रही है? उसने ईशान से पूछा। ईशान ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। ये काले जादू का प्रभाव है, उसने गंभीरता से कहा। किसी ने तुम्हारी शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश की है। अनाया को गहरी बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। ईशान ने उसे संभालते हुए कहा, हमें तुरंत समाधान ढूंढना होगा। कमिनी को यकीन था कि उसका अनुष्ठान सफल हो गया है। अब अनाया मेरे सामने टिक नहीं पाएगी, उसने खुद से कहा। लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। उसने अपनी चालों को और घातक बनाने के लिए रविंद्र को भी अपने साथ मिला लिया। तुम्हारा काम अनाया को भावनात्मक रूप से तोड़ना होगा, कमिनी ने रविंद्र से कहा। रविंद्र ने हंसते हुए जवाब दिया, ये काम तो मेरे लिए खेल जैसा है। ईशान ने अनाया की स्थिति को सुधारने के लिए जिन लोक के ज्ञान का सहारा लिया। उसने अपने मित्र कबीर से मदद मांगी। हमें काले जादू का तोड़ निकालना होगा, उसने कहा।
कबीर ने उसे एक विशेष औषधि के बारे में बताया जो काले जादू के प्रभाव को खत्म कर सकती थी। लेकिन इसे बनाने के लिए हमें दुर्लभ जड़ी बूटियां चाहिए होंगी, कबीर ने चेतावनी दी। ईशान और कबीर ने मिलकर कमिनी की चाल का पर्दाफाश करने की योजना बनाई। उन्होंने कमिनी के घर पर जादुई उपकरण लगाए जो उसके काले जादू के सबूत इकट्ठा कर सकते थे। अब कमिनी को उसकी ही चालों में फंसाना होगा, ईशान ने कहा। जैसे ही अनाया ने अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने की कोशिश की, कमिनी ने एक और बड़ा हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। ये युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि धैर्य और रणनीति का होगा, कमिनी ने कहा। कमिनी की नई चाल और ईशान और अनाया का पलटवार क्या रंग लाएगा? क्या कमिनी का अंत निकट है, या ये सिर्फ शुरुआत है? अनाया ने अपने जीवन में आए हर संघर्ष को अब तक सहा था, लेकिन कमिनी और रविंद्र की कुटिल चालें, काले जादू का असर और अपने ही परिवार का विश्वासघात अब असहनीय हो चुका था। जिन लोग से लौटने के बाद उसने तय कर लिया कि अब वो केवल सहन नहीं करेगी, अब वो विद्रोह करेगी। अगर ये लड़ाई मुझे अपनी आत्मा तक हिला देगी, तो भी मैं इसे जीतूंगी, अनाया ने अपने भीतर उठते तूफान को महसूस करते हुए कहा। ईशान ने अनाया के हाव भाव में बदलाव देखा। तुम्हारी आंखों में वह ज्वाला है जो जीत का संकेत देती है, उसने कहा। अनाया ने उत्तर दिया, ये समय है कि मैं सिर्फ प्रतिक्रिया न दूं, बल्कि उन्हें हर दिशा से घेर दूं। ये लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन सबके लिए है जिन्होंने कभी अन्याय सहा है। अनाया ने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया। इसमें ईशान, कबीर और जिन लोग के कुछ विश्वासपात्र शामिल थे। हमें कमिनी और रविंद्र की हर चाल का जवाब एक मजबूत रणनीति से देना होगा, अनाया ने सभा में कहा। कबीर ने सुझाव दिया, हमें सबसे पहले कमिनी की काले जादू की शक्तियों का स्रोत खत्म करना होगा। ईशान ने कहा, इसके लिए हमें उनके अनुष्ठानों के स्थान और उनके सहयोगियों की जानकारी जुटानी होगी। अनाया ने अपनी ताकत को व्यवस्थित करते हुए सबसे पहले कमिनी और रविंद्र की कमजोरियों को जानने का निर्णय लिया। उसने सिया और कबीर को कमिनी की गतिविधियों की जासूसी के लिए भेजा। ये जोखिम भरा है, लेकिन हमें हर उस जानकारी की जरूरत है जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सके, अनाया ने कहा। सिया और कबीर ने चतुराई से कमिनी के घर और उसके गुप्त स्थानों पर नजर रखना शुरू किया। यहाँ एक गुप्त कमरे की मौजूदगी है, सिया ने सूचना दी। कबीर ने कहा, हमें उस कमरे तक पहुंचना होगा जहां वह अपने जादू की किताबें और औषधियां रखती है। अनाया ने कमिनी और रविंद्र को उनके ही खेल में मात देने के लिए पहला बड़ा कदम उठाया। उसने रविंद्र के व्यापार पर हमला करने की योजना बनाई। हम उसके नकली व्यापारिक सौदों को उजागर करेंगे, ईशान ने सुझाव दिया। यह उसे न सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर करेगा, बल्कि उसकी छवि भी खराब करेगा, अनाया ने सहमति दी। कमिनी ने जल्दी ही समझ लिया कि अनाया अब उसका सामना करने के लिए तैयार हो रही है। अगर वह सोचती है कि वह मुझसे जीत सकती है, तो यह उसकी भूल है, कमिनी ने ठहाका लगाते हुए कहा। उसने अपने जादू को और तेज करने के लिए अघोरेश्वर से एक और खतरनाक अनुष्ठान का अनुरोध किया। अनाया ने अपने पहले कदम के तहत रविंद्र की संपत्ति और प्रतिष्ठा पर हमला किया। ये सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा। जब रविंद्र ने देखा कि उसके कारोबार को नुकसान हो रहा है, तो वह आग बबूला हो गया। ये सब अनाया का काम है, उसने चिल्लाते हुए कहा। इस बीच अनाया और ईशान ने कमिनी को हराने की गुप्त योजना बनाई। हमें उसे उसकी ही दुनिया में हराना होगा, ईशान ने कहा। अनाया ने गंभीर स्वर में कहा, मैं उसकी चालों का हर जवाब दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। अनाया और उसकी टीम ने कमिनी की शक्तियों के स्रोत को नष्ट करने के लिए योजना बनाई। अगर हम उसके काले जादू की जड़ को खत्म कर देंगे, तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, कबीर ने कहा। यह विद्रोह अब रुकने वाला नहीं, अनाया ने अपनी दृढ़ता दिखाते हुए कहा। क्या अनाया कमिनी की काली शक्तियों को खत्म कर पाएगी? क्या रविंद्र को उसके पापों की सजा मिलेगी? और क्या यह विद्रोह अंततः एक नई सुबह का संकेत देगा? अनाया और उसकी टीम अब अंतिम युद्ध के लिए तैयार थी। कमिनी और रविंद्र की हर चाल को विफल करने के बाद अब सीधा सामना करने का समय आ गया था। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि दिमाग और दिल की भी होगी, अनाया ने अपनी टीम से कहा। ईशान ने उसका समर्थन करते हुए कहा, हमने जो मेहनत की है, वो हमें जीत तक ले जाएगी। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। कमिनी कमजोर दिखती है, पर उसकी चालें अब भी घातक हो सकती हैं। कमिनी ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए एक खतरनाक अनुष्ठान की योजना बनाई। अगर यह अनुष्ठान पूरा हो गया, तो मैं अनाया की आत्मा को हमेशा के लिए अपने काले जादू के बंधन में बांध दूंगी, उसने अघोरी के साथ साजिश रचते हुए कहा। उसने जिन लोक और काले जादू की सबसे ताकतवर ऊर्जा को एकत्र करने का निर्णय लिया। अनाया और उसकी टीम ने कमिनी के गुप्त स्थान पर धावा बोला।
जगह अंधकार में डूबी हुई थी और हवा में डर का एहसास था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। ईशान ने ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, हमारे पास समय कम है। अगर वह अनुष्ठान पूरा कर लेती है तो उसे रोकना असंभव हो जाएगा। जैसे ही अनाया और उसकी टीम अंदर पहुंची, कमिनी ने उन पर जादुई हमला कर दिया। तुम सब सोचते हो कि मुझे हरा सकते हो, कमिनी ने गूंजती हुई आवाज में कहा। उसके चारों ओर काले जादू की शक्तियां भयंकर रूप से घूमने लगीं। अनाया ने अपनी अदृश्य शक्तियों को महसूस करते हुए प्रतिकार किया। तुम्हारी ताकतें मेरे संकल्प के आगे कुछ नहीं, उसने आत्मविश्वास से कहा। अनाया और कमिनी के बीच शक्ति का भयंकर टकराव हुआ। ये तुम्हारी अंत की शुरुआत है, कमिनी, अनाया ने कहा। लेकिन कमिनी ने अचानक एक चाल चली। उसने रविंद्र को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए ईशान पर हमला करवाया। ईशान, अनाया ने चिल्लाते हुए कहा, जब उसने देखा कि ईशान गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस पल ने अनाया की शक्ति और भावना को और बढ़ा दिया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा कर कमिनी की काली शक्तियों पर वार किया। जैसे ही कमिनी गिरने लगी, उसने अपने अंतिम शब्दों में कहा, तुम भले ही मुझे हरा दो, लेकिन मेरी सच्चाई अभी तुम्हारे सामने नहीं आई है। अनाया ने एक पल के लिए रुकते हुए पूछा, कौन सी सच्चाई? लेकिन कमिनी ने कुछ नहीं कहा और उसकी आंखें बंद हो गईं। ठीक उसी समय एक गुप्त दरवाजा खुला और भीतर से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। यह क्या है? कबीर ने हैरानी से पूछा। दरवाजे के दूसरी ओर एक अंधकार में स्थान था, जहां से किसी की गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तुमने कमिनी को हरा दिया, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा, आवाज ने कहा। अनाया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का सामना करेगी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और आशंका थी। क्या यह नई चुनौती उसकी सभी कोशिशों पर पानी फेर देगी? और क्या ईशान बच पाएगा? रहस्यमय स्थान की सच्चाई क्या है? कौन है वह अजनबी जो अनाया को चुनौती दे रहा है? क्या कमिनी सचमुच खत्म हो गई है या उसकी कोई नई चाल बाकी है? धन्यवाद दोस्तों। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स के इस अद्भुत अध्याय को हमारे साथ देखने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि इस रहस्यमयी और रोमांटिक यात्रा ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस रोमांचक सफर को जारी रखा जाए, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो जुड़िए हमारे साथ और एक नई कहानी की शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याली दुनिया में खोए रहिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए।